हेलो डियर फ्रेंड, जय श्री स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण इंटरनेशनल स्कूल यूट्यूब चैनल द्वारा लास्ट टाइम काफ़ी टाइम से अपने अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग स्टैंडर्ड के लेक्चर चल रहे हैं। तो और वीडियोस देखने के लिए और लेक्चर अटेंड करने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। आज अपने बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट गुजराती सेकेंड लैंग्वेज। टॉपिक है अपना ग्रामर का अनूप अने नामयोगी। अब ये टॉपिक ऐसा है, पहले थोड़ा इंफॉर्मेशन अपने जान लेते हैं कि अनूप अने नामयोगी वो आप 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, इवन 11th स्टैंडर्ड और 12th ये चारों स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रामर के जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं जो सेक्शन सी के अंदर, उसमें भी 4 to 6 मार्क्स के अंदर भी ये टॉपिक पूछा जाता है आपको। ठीक है, लेकिन सब जानकारी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी सिली मिस्टेक अपने ऐसी हो जाती है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ग्रामर के अंदर नहीं ला पाते हैं। बराबर, आपको तरीका आना चाहिए, आपको सॉल्व करने का पता होना चाहिए, आपको उसके रूल्स रेगुलेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं अनूप अने नामयोगी। अनूप क्या है, नामयोगी क्या है, पहले उससे पहले एक बात करते हैं प्रत्यय। प्रत्यय पर्टिकुलर क्या होता है, जो शब्द होता है, जो सेंटेंस के अंदर जो पद आवे, कर्ता हो, कर्म हो के क्रिया हो, एनी पाछळ जे शब्द के जे मात्रा के जे पण આપણે લગાવતા હોઈએ એને આપણે શું કહીએ છીએ, प्रत्यय लगावता होइए। शब्द के आगे जो लगता है उसको उपसर्ग लगाते हैं, अपने उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग अने प्रत्यय, तो विभक्ति प्रत्यय विभक्ति कारक वो दो है अपने, कौन से है, अनूप अने नाम योगी। बराबर, तो सबसे पहले बात अपने करते हैं किसकी, अनूप की। तो ध्यान से देखना, अनूप जो है वो पर्टिकुलर दो तरीके से आप उसको पहचान सकते हो। वैसे ही नाम योगी भी हम कैसे पहचान सकते हैं, उसके भी दो तरीके हैं। सिंपल सा टॉपिक है, कोई ज्यादा उसके अंदर घुमा फिरा के डिस्कशन नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा उसको ध्यान रखोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा कि अनूप ये है और नाम योगी। तो पहले बात करते हैं अपने अनूप की। अनूप जो है उसके अंदर वो है क्या, तो जो कि वाक्य में पदोनी साथे तेमनी पाछळ जोड़ाયેલા હોય છે। ये ध्यान रखना, क्या, जो सेंटेंस के अंदर जो शब्द है उनके साथ पीछे कैसे होते हैं, वो जॉइंट में होते हैं। बराबर, એટલે વાક્યમાં જ્યારે અનુપ વાપરવામાં આવે ત્યારે શું હોય કે કોઈ પણ વાક્ય બને અને એનું જ્યારે પદ, એનો જે શબ્દ હોય, જે કર્તા હોઈ શકે, કર્મ હોઈ શકે, ક્રિયા હોઈ શકે, તો એની પાછળ જે અનુપ લગાવવામાં આવે એ હંમેશા કેવી રીતે લગાડેલું હોય છે, જોઈન્ટમાં જ લગાડેલું હોય છે, એનું અલગ અથવા તો એનું કોઈ સ્વતંત્ર રૂપ નથી। બીજો નિયમ શું છે કે કેમ એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તો એ પહેચાન યાદ રાખના। दूसरा કે વાક્યને શું કીધું, અર્થપૂર્ણ બનાવવા માટે ઉપયોગી છે। શું કરવામાં આવે છે, અર્થપૂર્ણ બનાવવું। बराबर, सेंटेंस को कंप्लीटली मीनिंगफुल बनाना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, परफेक्ट अनूप और परफेक्ट नामयोगी, तभी जाकर आपके सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल बनता है। एक्सेप्टेंट केस जो होते हैं, अपवाद जो केस होते हैं, उसके अंदर शून्य, बराबर, शून्य प्रत्यय, तो वो भी लग सकता है कि जैसे कि रमेश धीरे धीरे चाल, तो यहां पर कोई अनूप और नामयोगी नहीं है। बराबर, लेकिन फिर भी सेंटेंस कंप्लीटली बना। लेकिन काफी जगह पर क्या होगा कि सेंटेंस को कंप्लीटली मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अनूप और नामयोगी को यूज किया जाता है। तो बात जब अपने अनूप की पहले करते हैं तो अनूप की पहचान कैसे की जाएगी, देखो कि वाक्य में पदोनी साथे, पद यानी कौन, जो शब्द, जो धातु है, चाहे कर्ता है, कर्म है कि क्रिया हो, कि एनी साथे हमेशा तेनी पाछळ શું હશે, જોડાયેલા હોય છે। હવે પાછળ જ કેમ, કારણ કે પ્રત્યય ઉપસર્ગ હોય તો આગળ,
તો આપણે એ ધ્યાન રાખવું કે પ્રત્યય આપણી જોડે બે છે, વિભક્તિ કારક પ્રત્યય, કે કયા? અનુગ અને નામયોગી. અને એ અનુગ અને નામયોગી જે છે એ વાક્યોના પદોની પાછળ વપરાતા હોય છે, પણ એ પદોની સાથે કેવા હોય છે? जॉइंट में હોય છે. ये खास आपको ध्यान में रखना है. दूसरा, क्यों यूज किया जाता है? तो कि वाक्य ने अर्थपूर्ण बनावा माटे उपयोगी થાય છે. बराबर. तो कितने अनुग है वो आप देखो. अनुग कौन कौन से अपने पास आते हैं? तो पहले मेन तीन जो है ए, मा, थी. बराबर. और दूसरे जो न धातु, जो न धातु आती है उसके साथ कैसे है? ने, ना, नी, नू, नो. बराबर. तो ये क्या हुए? आपके अनुग हो गए. कितने हुए टोटल? 8 है. 1 2 3 4 5 6 7 और 8. कौन कौन से अनुग हुए? ए, मा, थी, ने, ना, नी, नू और नो. अब इनका यूज जो है वो वाक्य को क्या करता है? अर्थपूर्ण करता है. वाक्य ने मीनिंगफुल बनावे छे. અને પદોની સાથે હંમેશા કેવા હશે? જોઈન્ટમાં. તો એકાદ એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. જો પહેલું એક્ઝામ્પલ, કાતરથી કાગળ કાપો. क्या लिखा हुआ है? કાતરથી કાગળ કાપો. હવે જો અહીંયા કયું અનુગ મેં વાપર્યું છે? થી. બરાબર. બીજું, રામજીએ ખેતર ખેડ્યું. और तीसरा, केरी आंबेथी पड़ी. बराबर. अब यहां यह ध्यान रखना कि कातरथी कागड़ कापो, रामजीए खेतर खेड्યું અને केरी आंबेथी पड़ी. अब तीनों में देखो, पहले में मेरा अनु कौन सा था? थी. दूसरे में कौन सा है? ए. और तीसरे में कौन सा आया? थी. बराबर. अब मैं इन तीनों को यहां से हटा देता हूं तो क्या होगा? मेरा अर्थपूर्ण जो सेंटेंस बनना चाहिए वो बनेगा नहीं. तो यहां ये चीज ध्यान रखना. अगर ये थी में अगर यहां से हटा दे तो कातर कागड़ कापो, मीनिंग बनेगा नहीं. रामजी खेतर खेड्યું, नहीं बन रहा है. केरी आंबे पड़ी. बराबर. तो कंप्लीटली मीनिंग बनते नहीं है. नहीं बनने का रीजन क्या है? हमने क्या यूज नहीं किया यहां पर अभी? अनुग. जब हम अनुग लगाते हैं, थी, ए और थी, ये जब लगाते हैं सेंटेंस के अंदर, तब क्या होता है? हमको कंप्लीटली मीनिंगफुल सेंटेंस मिलेगा. अब खास पॉइंट ये याद रखना है इसका. बराबर. जो ए मात्रा वाला जो सेंटेंस है वो, ये क्या याद रखना है इसके अंदर आपको? कि एक ही मात्रा हमेशा जब आप लगाते हो तो कई जगह पर, जैसे रमेश शब्द है तो रमेश शब्द के अंदर श के अंदर कोई मात्रा अभी है नहीं, सिर्फ अ है जो स्वर बोलते हैं. बराबर. श प्लस अ करोगे तो श बनेगा. और श जो है हलंत. हलंत यानी क्या होता है? कि सिंगल है, उसके अंदर कोई स्वर है नहीं. अब क्या होता है कि जब ऐसा सेंटेंस आता है, रमेश से खेतर खेड्યું, तो वहां पर एक ही मात्रा जो है वो साइनिंग में आएगी. और एक को हम इस तरीके से लिखते नहीं, तो वहां मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? तो ध्यान से तक देखना. रमेश से, वहां मुझे क्या करना पड़ेगा? मात्रा शो करनी पड़ेगी. जबकि यहां पर क्या था? रामजीए. बराबर. जीए. तो ध्यान क्या है फर्क? ज के अंदर ऑलरेडी पहले से रामजी, तो एक ही मात्रा थी. बराबर. और उसके बाद दो मात्रा एक साथ आप यूज नहीं कर सकते हो, એટલે ए को हमको क्या करना पड़ा? साइड में लिखना पड़ा. जबकि यही ए रमेश के शब्द के अंदर श के ऊपर क्या करनी पड़ती? मुझे मात्रा लिखनी पड़ती है. तो खास करके ये वर्ड ध्यान रखना. काफी लोग इसमें गलती करते हैं. इसको लिखने में क्या करते हैं? रमेश और ए को पूरा लिखते हैं, जो आपका सेंटेंस क्या हो जाता है? वहां पर रॉन्ग हो जाता है. बराबर. तो ये चीज को खास करके समझना बेटा कि सेकंड लैंग्वेज आपकी है, इंग्लिश मीडियम आपका होता है, तो ये बोलने में हम बोल देते हैं रमेश है, लेकिन जब लिखने हैं, लिखते बैठते हैं तो क्या होता है? रमेश ए. तो सेंटेंस आपका वहां पर क्या होगा? रॉन्ग होगा. क्लियर इतना? तो फिर से एक बार देख लो. अनुग क्या है? વાક્યમાં પદોની સાથે તેમની પાછળ જોડાયેલા હોય છે. વાક્યને અર્થપૂર્ણ બનાવવા. सिंपल सा है. अर्थपूर्ण बनाना मतलब क्या होता है? यूज करना है उसको. ठीक है. देखो, शब्दों के साथ जॉइंट में ही है.
कर्ता कर्म क्रिया, ठीक है। और कितने अनुग आपके पास है? ए, मा, थी, ने, ना, नी, नु और नो। टोटल आपके पास 8 अनुग आते हैं और ये उसके कुछ एग्जांपल्स है। क्लियर इतना? अब बात करते हैं अपने नाम योगी की। तो नाम योगी के अंदर सेम इस तरीके से उसके रूल्स क्या है कि पहला रूल्स उसका देखो क्या है कि वाक्य में पदोनी पाछळ શું કીધું? स्वतंत्र रूपे वपराय છે। स्वतंत्र रूप એટલે શું? बराबर, ये ध्यान रखना, ये दो चीज को समझो। अनुग जो है वो जॉइंट में है, नाम योगी सेम पोजीशन होंगे लेकिन जॉइंट नहीं होंगे, उनका रूप, उनका पर्टिकुलर पोजीशन कैसी होगी? अलग होगी। એટલે વાક્યોની અંદર નામ યોગી શબ્દોની પાછળ લાગે છે ખરા, કર્તા કર્મ ક્રિયા કોઈની પાછળ, પણ એમનું રૂપ, એમની પોઝિશન કેવી છે? अलग છે। જ્યારે अनुग જે છે એ હંમેશા कैसे आते हैं? जॉइंट में आते हैं, और ये जो है नाम योगी वो कभी भी जॉइंट में होंगे नहीं। दूसरा उसका रूल्स क्या है? सेम रूल्स है। कौन सा? कि वाक्य ने अर्थपूर्ण बनाववा माटे उपयोगी छे। तो नाम योगी का भी मीनिंग क्या रहता है? क्यों उसको यूज किया जाता है? तो ये सेम रहेगा, वाक्य ने अर्थपूर्ण बनावा। बराबर, इसका दूसरा नियम भी क्या है? क्यों इसको यूज किया जाता है? कि वाक्य ने अर्थपूर्ण बनावा माटे नाम योगी वापरवामां आवे छे। सिंपल दो चीजें याद रखना, तेनी पाछळ जोड़ाયેલા अनुग होते हैं और स्वतंत्र रूप जो है वो पोजीशन कैसी होती है उनकी? सिंगल होती है, अपना रूप अलग होता है, पर्टिकुलर एक शब्द है। जबकि ये क्या, देखो देखो सिंगल सिंगल है सारे, और जबकि नाम योगी जो है वो आपको बहुत सारे मिलेंगे। कौन कौन से नाम योगी है तो ध्यान से देखते जाओ तो आपको क्लियर पता चलेगा। अंदर, बाहर, नजीक, पासे, आगळ, पाछळ, वडे, द्वारा, मार्फत, थकी, खातर, एक्सेट्रा। बराबर, बहुत सारे आपके पास मिलेगा, सहित, कारण, मात्र। बराबर, अंदर, बाहर, नजीक, पासे, आगळ, पाछळ, वडे, द्वारा, मार्फत, थकी, खातर, अंदर। बराबर, तो एक्सेट्रा यानी क्या होगा? वगैरह। इसमें अनगिनत है, ज्यादा है। तो यहां ये चीज ध्यान रखना कि अब देखो दोनों का कंपैरिजन करोगे तो पता चलेगा ये सारे के सारे सिंगल है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर क्या है? एक शब्द शो करता है। नाम योगी जो पर्टिकुलर एक शब्द है जो स्वतंत्र रूप है और वाक्य को क्या करता है? अर्थपूर्ण वो बनाता है। अब देखो कुछ एग्जांपल आपको पता चलेगा। रमेश नीचे आवी गयो। सरकार द्वारा काम थशे। देन भाई खातर आ काम कर्યું। હવે આ જે ત્રણ વાક્યો છે કોના છે? નામયોગી માટેના। કયા કયા? રમેશ નીચે આવી ગયો, સરકાર દ્વારા કામ થશે અને ભાઈ ખાતર આ કામ કર્યું। તો રમેશ નીચે આવી ગયો, બરાબર, નીચે આપણું શું છે? નામયોગી। સરકાર દ્વારા કામ થશે તો દ્વારા એ શું શો કરે છે? નામયોગી। અને ભાઈ ખાતર આ શું શો કરે છે? नामयोगी। अब यहां ये ध्यान रखना, अगर ये तीनों सेंटेंस को मैं बीच में से ये शब्दों को हटा देता हूं, क्या हटा देता हूं? नामयोगी, तो आपका कंप्लीटली मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा नहीं। देखो रमेश आवी गयो, अब ये सिंपल सा मैं अगर किसी को उद्बोधन दे रहा हूं, संबोधन कर रहा हूं, किसी ने पूछा कौन, बोले कि रमेश आवी गयो, सिंपल, समझ आ रहा है? तो 0 हो जाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर स्थान बता रहा है कि भाई ऊपर था वो नीचे आया है, तो इसलिए शब्द यहां यूज हुआ रमेश नीचे आवी गयो। अगर वो नीचे हट जाएगा तो 0, बराबर, ध्यान रखना। सरकार द्वारा काम थशे, द्वारा शब्द हटा दो
તો સરકાર કામ થશે, बराबर, तो कंप्लीट अर्थपूर्ण सेंटेंस बनता नहीं है। लेकिन नाम योगी जब लगाऊंगा तो क्या होगा, अर्थपूर्ण सेंटेंस बनता है। भाई खातर आ काम कर्यु, भाई आ काम कर्यु तो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस हो जाता है। यहां तो क्वेश्चन मार्क है नहीं, फुल स्टॉप है, तो कि भाई खातर आ काम कर्यु, बराबर। तो नीचे द्वारा और खातर ये क्या है, हमारे नाम योगी है। तो सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा उसमें घुमा फिरा कर है नहीं। अनुग और नाम योगी पर्टिकुलर पदों के साथ ज्वाइंट में होते हैं, जबकि नाम योगी कैसे होते हैं, स्वतंत्र रूप होता है, वो कभी कोई शब्दों के साथ ज्वाइंट में आते नहीं है। વાક્યને શું કરે છે, અર્થપૂર્ણ બનાવે છે। તો નામ યોગી બી क्या करते हैं, વાક્યને અર્થપૂર્ણ બનાવવા એનો ઉપયોગ થાય છે। और कितने अनुग तो लिमिटेड अपने पास निश्चित है। गुजराती भाषाની અંદર अनुग જે છે એ નિશ્ચિત છે। કયા કયા નિશ્ચિત છે, તો કે એ, માં, થી, ने, ना, नी, नु और नो। जबकि नाम योगी जो है वो पर्टिकुलर एक शब्द है और अनगिनत है कि भाई इसके अंदर बाहर, नजीक, पासे, आगळ, पाछळ, वड़े, द्वारा, मार्फत, थकी, खातर एक्सेट्रा, बराबर। तो इससे ज्यादा भी आपको क्या मिलेंगे, नाम योगी मिल सकते हैं। जैसे कि माटे, विषे, बराबर, कारण, मात्र, तो ये सारे भी जो है वो नाम योगी आ सकते हैं। जैसे कि अशोक विना मजा नथी आवती, तो विना शब्द जे छे, अशोक विना मजा नथी आवती, तो अशोक मजा नहीं आती, विना शब्द अगर मैं हटा दूंगा तो मेरा वाक्य बनेगा नहीं। तो अशोक विना मजा नहीं आती, तो विना शब्द जो है वो क्या हो गया वहां पर, नाम योगी। कौन सा शब्द मैं बोल रहा हूं, विना, बराबर। तो ये भी क्या है, पर्टिकुलर एक नाम योगी ही है। तो इस तरीके से सारे सेंटेंस आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिए गए हैं। आप उसको स्टडी करो, आप उसको पढ़ोगे तो आपको फाइंड करना है कैसे अनुग और नाम योगी यूज किए जाते हैं। बोर्ड एग्जाम के अंदर इसका यूज करने का तरीका कैसे होता है, तो आपको मैं एक बता देता हूं। नोटिस ऐसी आपके सामने आएगी कि नीचे आपेला वाक्यों योग्य स्थाने अनुग और नाम योगी वापरीने वाक्यों फरीथी लखो। यानी कि सेंटेंस जो है आपके सामने कैसे होंगे, बिना अनुग और नाम योगी से होंगे, ठीक है। और आपको क्या करना होता है, अनुग और नाम योगी लगाकर लिखने होते हैं। कई जगह पर क्वेश्चन अलग तरीके से भी आते हैं। कैसे आते हैं कि नीचे आपेला वाक्यों योग्य अनुग और नाम योगी वपराया छे तेने शोधो, तो आपको फाइंड करना है, बराबर। वो आपके लिए इजी हो जाता है कि सीधा अंडरलाइन करनी है और बता देना ये अनुग है और ये नाम योगी है। तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखोगे तो आपको ये टॉपिक कैसा हो जाएगा, इजी हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और ये बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है, बराबर। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। कोई भी ग्रामर टॉपिक हो, जैसे लेसन होते तो क्या होता है, हम एक बार वन टाइम रीड करते तो हमारे ध्यान में बैठ जाता है, स्टोरी बैठ जाती, पोएम की स्टोरी बैठ जाती। लेकिन ग्रामर एक ऐसा टॉपिक होता है, रूल्स पता हो पर वो रूल्स के हिसाब से आपको प्रैक्टिस होना जरूर। जैसे आप मैथ्स में कैसे सम करते हैं, फॉर्मूला पता तो हम सम करते हैं, वैसे ग्रामर के अंदर भी रूल्स रेगुलेशन पता हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस करो। तो ऑटोमेटिकली जितने सेंटेंस की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करना इजी हो जाता है। सिर्फ ना कि यही टॉपिक, ग्रामर के और भी टॉपिक के बारे में बात समझा रहा हूं, ठीक है। तो इसके रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी सवाल पूछना हो तो आप इनबॉक्स में भी आप मैसेज कर सकते हो, पर्सनल नंबर भी आप सेंड कर सकते हो। थैंक यू।